नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज इंडिया 24 और मैं हूं आपके साथ रजत सिंह। आज हमारे साथ मौजूद है उत्तर प्रदेश की राजनीति का एक जाना माना चेहरा, कानपुर नगर की गोविंद नगर विधानसभा सीट से लगातार दूसरी बार विधायक और भारतीय जनता पार्टी से तेज तर्रार नेता, वरिष्ठ नेता सुरेंद्र मैथानी जी। जनसेवा, विकास कार्यों और जनता के मुद्दों पर उनकी सक्रियता हमेशा चर्चा में रहती है। आइए बात करते हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत स्वागत आप सब लोगों का कि जो जनता की आवाज़ को और जनता के लिए चौथे स्तंभ के रूप में अपनी भूमिका का निर्वहन करते हैं। मैं आपकी पूरी टीम को बहुत और चैनल को बधाई देता हूँ। सर, सबसे पहले हमारा सवाल है कि गोविंद नगर विधानसभा में पिछले कार्यकाल की सबसे बड़ी उपलब्धियां क्या रही हैं आपके कार्यकाल में? हाँ, मैं बताऊँ तो मैंने यहाँ पर 7 पुल, ओवर ब्रिजेस, सबसे ज़्यादा पूरे उत्तर प्रदेश में ओवर ब्रिजेस मेरी विधानसभा में है, जो मैंने बना के जनता को समर्पित कर दिए हैं। 3 ओवर ब्रिजेस अभी पाइपलाइन में हैं, उनको भी देने की तैयारी में हूँ। पार्कों का डेवलपमेंट मैंने बहुत ऐतिहासिक रूप से लगभग 90% पार्क को अपने क्षेत्रों में डेवलप कर दिया है। तालाब, मैंने जो डूबते तालाब थे, मतलब तालाबों को भी डूबना आपने सुना नहीं होगा, मतलब कि कब्जा, जो लोग कब्जा कर रहे थे उनसे कब्जा छुड़वा करके प्राकृतिक जल का संचयन, भूगर्भ जल सुरक्षित हो, उसके लिए मैंने तालाब को डेवलप कराया। पक्का तालाब कराया, मसवानपुर तालाब कराया, मामा तालाब कराया, और एक कछुआ तालाब जिसमें 100 वर्ष पुराने कछुए हैं, उनका डेवलप करा करके आज बहुत सुंदर स्थिति। हमारे पिछले भी जो जनप्रतिनिधि हैं उन्होंने भी लगातार उस पर काम किया। हमारे सांसद जी वर्तमान रमेश अवस्थी जी ने भी उस पर काम किया, और सबके सहयोग से हम लोगों ने अपनी सरकार के माध्यम से इस काम को कराने में सफलता मिली है। जो सड़कें वर्षों से निर्माणाधीन नहीं थी, जिनको खूनी सड़क कहा जाता था, सरेश्वर मंदिर वाली सड़क, उसको भी डेवलप करके दिया है। अस्पतालों पे मैंने काम किया है। कैंसर के लिए मैंने 1 करोड़ रुपए अभी दिलवाए हैं। चेस्ट के लिए पैसा दिलवाया है, चेस्ट हॉस्पिटल के लिए मैंने कार्डियोलॉजी के लिए पैसा दिलवाया, हेलट के लिए पैसा दिलवाया। अपने सांसद जी की मदद ली मैंने, रमेश अवस्थी जी की मदद ली, और उनसे इनको स्वास्थ्य पे पैसा दिला करके शिक्षा के क्षेत्र में हमने शिक्षा में बच्चों का, जो नंगे पैर बच्चे स्कूल, बेटियां जाती हैं कक्षा 5 तक के कन्या प्राथमिक विद्यालय शास्त्री नगर, उसको भव्य बनवा रहा हूँ। बनने के लगभग 90% काम पूरा हो गया, 10% काम बाकी, वो भी जल्दी पूरा हो जाएगा। जिन बच्चों के पैरों में चप्पल नहीं होती, उन बेटियों को मैं एसी रूम में, स्मार्ट क्लास में, स्मार्ट बोर्ड पर पढ़ा करके उनको कॉम्पिटिटिव खड़ा कर रहा हूँ। कंप्यूटर उनको तोड़ने के लिए दे रहा हूँ कि वो बेटियां जब कक्षा 5 क्रॉस करें। इसके लिए मैंने आईआईटी के लड़कों से बात करी कि हफ्ते में 2 दिन वो टाइम देंगे, और कंप्यूटर बेटियों को तोड़ने के लिए दूंगा कि जब वो तोड़ेंगे, खेलेंगे उस पर, तो कंप्यूटर चलाना सीखेंगे। और 5 साल की बेटी को मैं इस तरह से उस विद्यालय में निकाल करके आगे बढ़ाऊँगा कि वो दुनिया के कॉम्पिटिटिव अपने लेवल के, अपने एज ग्रुप के और अपने क्लास ग्रुप के लेवल में शीर्ष स्थान पर हो। ऐसी मैं उनकी शिक्षा की व्यवस्था कर रहा हूँ। मेरे यहाँ प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र 7 हैं, 7 को मैंने अपने कार्यकर्ताओं को गोद दिलाया है। सभी जगह पानी की, पेयजल की, बैठने की, छाँव की, वहाँ पे ओपीडी की सारी व्यवस्थाओं को मैंने अपने यहाँ दुरुस्त किया। जो कमी पड़ती है उन दवाओं की भी मैं बाहर के लोगों से सहयोग लेकर के कराता हूँ। कुछ डॉक्टर्स भी मैं वहाँ बैठा रहा हूँ, जो डॉक्टर्स अपनी फ्री सेवा सप्ताह में 2 दिन बैठेंगे, वो उनको देंगे। ऐसी भी मैं व्यवस्था उनकी स्वास्थ्य को लेकर के कर रहा हूँ। डेवलपमेंट कराना मेरा काम है, इसको कराता हूँ। जैसे मेरे यहाँ छठी मैया का बहुत बड़ा पूजन होता है, तो छठी मैया के पूजन को मैं अपने यहाँ बहुत ऐतिहासिक कराता हूँ, क्योंकि इससे पहले जब मैं विधायक नहीं था, हमारे और जनप्रतिनिधियों ने भी इस पर काम किया है, पूर्व के लोगों ने काम किया है। लेकिन जब मैं विधायक बना तो मैं, चूँकि गोरखपुर के 11 किलोमीटर पहले एक सैजनवा क्षेत्र है, वहाँ पर मैं मस्करा इंटर कॉलेज में 4 साल पढ़ा बचपन में, और 2 साल पढ़ा मुरारी इंटर कॉलेज में। वहाँ राप्ती तट बगल में राप्ती नदी है, तो हम लोग जैसा देश वैसा भेष, वहाँ पे छठ मैया का पूजन होता था, हम लोग करते थे। तो हम जब यहाँ पर आए और छठी मैया ने मुझे लगता है कि इस विधानसभा क्षेत्र में बुलाया, आशीर्वाद दिया, तो छठी मैया के पूजन को आप देखें, लगभग मैंने 32 घाट केवल अपनी विधानसभा क्षेत्र में बनाए। आप अरमापुर घाट देखिए, जहाँ पर कच्चे रास्ते थे, आज आप देखिए तो आपको गंगा के किनारे बहुत सुंदर सा घाट एक दिखेगा, अयोध्या के तर्ज पे दिखेगा। आप रविदासपुरम घाट देख लीजिए, सीटीआई देख लीजिए। अब मैंने उस पर पूरी नहर, सीटीआई नहर को लगभग 3 किलोमीटर मेरी विधानसभा क्षेत्र में है, 17 करोड़ रुपए से उसको पक्का करा रहा हूँ। क्योंकि वो नहर जब हलवा खाड़ा से हमारे यहाँ प्रेशर से पानी छोड़ा जाता है, तो 150 किलोमीटर दूर घाटमपुर है, फतेहपुर है, जहानाबाद है, महाराजपुर है, इन जगह किसानों को खेती के लिए टेल पर पानी पहुंचता है। तो मैं प्रेशर से इसलिए नहीं खोलने देता कि जब खोलते हैं तो इसके दोनों तरफ
लगभग 50,000 लोग गरीब आदमी रहते हैं, जो 35 से 40 वर्ष पुरानी बस्ती बसी है, घोषित बस्ती है, मतलब हम लोगों ने नहीं बसाई, घोषित है। तो वो नहर कच्ची होने के कारण से कट जाती, क्योंकि नहर कभी कानपुर के बाहरी क्षेत्र में होती थी, और 40-45 साल पहले कानपुर का ये बाहरी क्षेत्र था, दादा नगर और ये सब एरिया। तो वो सारी नहर कट के पानी आता है, मैं रुकवा देता हूँ। रुकता हूँ तो किसानों में हड़कम मचता है, वो भी आवश्यक है, हमारे अन्नदाता भी पानी पाएँ, आवश्यक है। तो मैंने इसको माननीय मुख्यमंत्री जी से बात करके सदन में याचिका लगा करके और तब इसको मैंने पास कराने में सफलता प्राप्त करी। 7 करोड़ रुपए जारी हो गए। इस नहर को मैं पक्की बना रहा हूँ, गोमती रिवर फ्रंट की तर्ज पे इस नहर को बना रहा हूँ, जिससे छठी मैया का पूजन भी हो सके, भव्य पूजन मैं करा सकूँ। दोनों तरफ घाट बना करके लोगों के टहलने के लिए, मॉर्निंग वॉकर्स, इवनिंग वॉकर्स के लिए वो जगह बन सके। और जब पानी प्रेशर से छुड़वा दूंगा फिर तो किसानों को फुल फ्लैश टेल तक पानी प्राप्त होगा, ये मेरे लिए। लेकिन मैं अपना मानता हूँ कि मैं दूसरी बार विधायक हूँ, और सबसे बड़ा अपनी जीवन की उपलब्धि मानता हूँ कि वो संवैधानिक ताकत जो मुझको जनता ने दी है, वोट के रूप में आशीर्वाद दिया है, तो मुझे लगता है कि सड़क, नाली, खड़ंजा, पार्क, सीवर, लाइट, ये सब तो मेरी नैतिक जिम्मेदारी है ही है, जिसको मैं करता हूँ। उसको तो मैं स्वस्थ प्रतिस्पर्धा करता हूँ कि मेरी विधानसभा श्रेष्ठ विधानसभा हो, इसलिए मैं दिन रात उस पर लगा रहता हूँ। और माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की कृपा से और माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी की कृपा से, अपने वरिष्ठ मंत्रियों की कृपा से मैं बहुत सारे काम जो चाहता हूँ वो होता है, और बेहिसाब काम अपनी विधानसभा में करा लेता हूँ। लेकिन जो मुझे संतोष होता है, जिसके लिए अभी भी मैं निरंतर प्रयासरत रहता हूँ, मुझको लगता है कि किसी की जान अगर बचे, किसी को 1 लाख, 2 लाख, 4 लाख, 5 लाख रुपए, मैं आपके चैनल के माध्यम से भी सभी सुनने वालों से भी अपील करना चाहता हूँ कि अगर किसी को भी, किसी के पास अगर ESI कार्ड नहीं है, किसी के पास अगर कोई आयुष्मान कार्ड नहीं, किसी के पास कोई बीमा धारक कार्ड नहीं है कोई भी, तो ऐसे लोग जो गरीब और ज़रूरतमंद लोग, जिनका पैसे के अभाव में नर्सिंग होम में इलाज नहीं होता, और नर्सिंग होम में इलाज ना होने के कारण उस गरीब आदमी की जान चली जाती है, उसको 1 लाख, 2 लाख, 4 लाख, 5 लाख मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से दिलाता हूँ, और प्रधानमंत्री जी से भी दिलाकर, अपने सांसद जी रमेश अवस्थी जी के माध्यम से प्रधानमंत्री जी से भी दिलाता हूँ। तो ये सारी चीज़ें जो हमारे मन को वो सुकून देती है। लोग कहते हैं कफन में जेब नहीं होती, मैं कहता हूँ कफन में जेब होती है, लेकिन उस जेब में आप घोड़ा, गाड़ी, बंगला, पैसा नहीं लेके जा सकते, लेकिन किसी पुण्य के अंश को यदि आप लेकर के जाना चाहेंगे तो आपको कफन में भी जेब दिखाई देगी। और वो मैं अपने यहाँ एकत्रीकरण, वो मैं नितांत अपने लिए उस पुण्य के अंश को एकत्रीकरण करता हूँ, लोगों की जानों को बचाता हूँ, किसी की माँ को बचाता हूँ, किसी के पिता को बचाता हूँ, किसी के पुत्र को, किसी की बेटी को बचाता हूँ। परिवार में लगभग मुझे खुशी की करोड़ों रुपए, हज़ारों लोगों की मेरे पास लिस्ट है, नाम है, पिता नाम है, पता है, मोबाइल नंबर है, हज़ारों लोगों को करोड़ों रुपए दिला करके जान बचाता हूँ। लोगों की मेडिकल में बेतहासा मदद करता हूँ। मेरे लिए प्रायोरिटी होती है, अगर 2 लोग आ गए, एक ने कहा सड़क नाली, तो मैं कहता हूँ भैया सड़क नाली 1 मिनट बैठो, वो भी आवश्यक है, मैं 10 मिनट बाद सुन लूँगा। लेकिन अगर किसी की जान बचाने वाला कोई आया तो प्राथमिकता से मैं उसको पैसा भी दिलाता हूँ, उसकी मदद भी करता हूँ। हैलट हो, काशीराम हो, उर्सला अस्पताल हो, या कहीं भी हो, कैंसर हो, चेस्ट हो, कार्डियोलॉजी हो, मैं निःशुल्क इलाज इन सब का करा करके अपने अंदर आत्मसंतुष्टि करता हूँ कि मैंने, ईश्वर ने अगर मुझको ताकत दी, जनता ने आशीर्वाद दिया, तो मैं किसी परिवार के आंसुओं को रोकने में सफल हुआ। विधायक जी, 2027 के विधानसभा चुनाव को लेकर आपकी क्या तैयारी है और किस तरीके से आप देख रहे हैं इस चुनाव को? देखिए, हम भारतीय जनता पार्टी के कैडर बेस्ड लोग हैं। किसी भी चुनाव को हम चुनौती नहीं मानते, क्योंकि प्रत्येक चुनाव को हम स्वयं चुनौती के रूप में लेकर अपने मोदी जी और योगी जी के कार्यकलापों पे, अपनी सरकार के आधार पर और अपने नेतृत्व के चमकदार जनता के प्रति सरकार को समर्पित करने वाले उद्देश्य के आधार पर भी, और अपनी जनता को सेवा देने के आधार पर 24-24 घंटे हम चुनाव के लिए तैयार रहते हैं। जिस दिन हमारा वोटिंग होता है, मतदान होता है, आप मेरे फेसबुक अकाउंट को उठाकर देखिए, दूसरे दिन से ही रिजल्ट नहीं निकला होता है, और दूसरे दिन से ही मैं जनता के बीच में होता हूँ, कहीं बस्तियों में बैठा होता हूँ। पूरे 5 साल मेरे, आप सोशल मीडिया अकाउंट को उठा के देख लीजिए, दोनों बार के, तो मैं लगातार डेली चुनाव लड़ता हूँ, यानी 5 साल लड़ता हूँ। इसलिए मुझे किसी चुनाव की कोई अतिरिक्त तैयारी नहीं करनी होती, और जनता जानती है। विरोधी कमेंट करते हैं, मुझे उसकी परवाह नहीं, मुझे परवाह अपने देवतुल्य जनता जनार्दन की और देवतुल्य कार्यकर्ता बंधुओं की रहती है। बाकी जिनका विरोध करना काम है, वो हमारे अच्छे कामों को भी खराब बताएंगे और ये बता देंगे कि ये विधायक जी दिखते नहीं, लेकिन मेरे क्षेत्र के आप किसी रिक्शे वाले से, किसी फल वाले से, किसी मोची भाई से, किसी हलवाई भाई से, किसी कुमार भाई से, किसी इलेक्ट्रिशियन भाई से, इनसे अगर आप पूछेंगे तो ये आपको बताएंगे नौजवानों को रोजगार देने के लिए मेरे पास नोटेड है
5247 5247 नौजवान लड़के लड़कियों को मैंने नौकरी लगाई है, जिसका नाम, पिता का नाम, पता, मोबाइल नंबर मेरे पास नोट है। मैं आपके चैनल पे बोल रहा हूँ, इतने लोगों को उनकी योग्यता के अनुसार, कोई मान लीजिए बिल्कुल नहीं पढ़ा है, 8,000 10,000 पा रहा होगा, जिसका जैसी योग्यता है, कहीं मैं रोजगार मेले के माध्यम से, MSME के माध्यम से, आप श्रम विभाग के लोगों को, जो मजदूर भाई हैं हमारे, उनकी बेटियों को साइकिल बांटवाता हूँ, सारी उनको सुविधा दिलाता हूँ, कन्याओं के विवाह में उनको सम्मिलित करा करके सरकार का वो पैसा दिलाता हूँ। मतलब हर तरफ से पेंशन दिलाने में दावा करता हूँ कि अगर मेरी विधानसभा क्षेत्र में भी अगर कोई भी व्यक्ति पेंशन से महरूम रह जा रहा हो तो वह जिम्मेदारी मेरी है कि मैं उसको पेंशन कराता हूँ। राशन कार्ड मैंने कोरोना के कालखंड में जबरन प्रशासन से आग्रह करके और दुकानों से आग्रह करके खुलवा करके, लोगों से अपील करके राशन कार्ड का, मेरे विधानसभा का आंकड़ा उठा के देख लीजिए, सर्वाधिक राशन जो उत्तर प्रदेश में 15 करोड़ लोगों को माननीय योगी जी देते हैं और 80 करोड़ को मोदी जी देते हैं, सर्वाधिक राशन मेरी विधानसभा क्षेत्र में मैं राशन कार्ड बनवा के लोगों को बंटवाता हूं। तो ये सारी गतिविधियां जब 5 साल लगातार करता हूं तो चुनाव में मुझे फिर बहुत ज़्यादा कोई काम नहीं होता, बल्कि जनता कहती है कि विधायक जी आप आराम करिए, आपका सारा इस जगह का वोट पेटी खोल के दिखवा लीजिएगा, जिसके काउंटिंग हो सारा वोट आपको प्राप्त होगा। और तभी लोगों ने पहली बार में 21,200 वोटों से जीता और दूसरी बार 82,000 से ज़्यादा लोगों ने वोट दे करके उत्तर प्रदेश में सपा, कांग्रेस, भाजपा और बसपा सभी मिला करके 403 जो विधायक हैं उसमें 10वीं पोजीशन मेरी जनता ने लाई है। इसलिए मुझे लगता है कि मुझे और अधिक समर्पण और अधिक लोगों की जानों को बचाने का काम, गरीबों की मदद करने का काम, लोगों को पेयजल, आप देखिए कि 650 के लगभग मैं समर से भी लगवा दिया पूरी विधानसभा क्षेत्र में, जगह जगह आप देखेंगे लोगों को मैं पेयजल दे रहा हूँ, पानी सर्वाधिक आवश्यक है मैं दे रहा हूँ। तो ये सारे काम जो मैं करता चला जाता हूँ तो मुझे चुनाव में इन विपक्षियों की या विरोधियों की जो नेगेटिव कमेंट करेंगे, आपके चैनल पे भी करेंगे, इनकी मुझे परवाह इसलिए नहीं रहती कि मेरा जुड़ाव सीधे ज़मीन से और जनता से है। मैं संगठन का 22 वर्ष पदाधिकारी रहा, 8 वर्ष भारतीय जनता पार्टी कानपुर महानगर का जिला अध्यक्ष रहा और उससे पहले 9 वर्ष 3 बार मैं जनरल सेक्रेटरी, महामंत्री कानपुर बीजेपी रहा। तो मुझे पता है चीज़ों को, इसलिए विरोधी तो अच्छा काम करेंगे आप तो और अधिक टिप्पणी करेंगे, उनको इस बात की जलन हो जाती है कि ये कैसे योगी जी और मोदी जी के प्रेरणा लेकर के, इन दोनों लोगों से, सरकार से प्रेरणा लेकर कैसे जनता के बीच इतनी बुरी तरह घुस गया कि जनता इन पर ज़्यादा विश्वास करती है और सीधे लोग मेरे पास आते हैं, कोई अप्रोच नहीं लाते हैं, सीधे मेरे पास आते हैं और मैं उनकी भरसक मदद करता हूँ। विधायक जी, आपका विजन क्या है अपनी विधानसभा के लिए 2027 के बाद? क्या एक नया विजन है? देखिए, मैं अगर आपको वास्तव में सच बोलूं तो बड़े बड़े काम तो मैं कर चुका, यहाँ पर मेरे पास बड़ा काम करने के लिए अब कुछ बचा नहीं है। इसलिए मैं अभी जब गडकरी जी के पास गया, माननीय गडकरी जी, चूँकि मैं अध्यक्ष था तो गडकरी जी राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, तो उन्होंने ऐसे ही पूछा, अध्यक्ष जी बताओ क्या चाहिए? तो मैंने कहा भाई साहब सब तो आपने दे दिया, कानपुर में रिंग रोड दे दिया, हमारे यहाँ विधानसभा में इतने ओवर ब्रिजेस दे दिए, रेल मंत्री जी से ओवर ब्रिजेस का मैं उनका पार्ट ले आया, तो कोई बड़ा काम मेरी विधानसभा में है नहीं। लेकिन मैं ढूंढता रहता हूँ कि कौन सा बड़ा काम करूँ। तो अब जब कुछ समझ में नहीं आ रहा तो मैंने आयुर्वेदिक एक हॉस्पिटल मांग लिया कि मैंने कहा एक आयुर्वेदिक हॉस्पिटल दीजिए, उसमें भी लगभग मैं 80% कामयाब हो गया हूँ। एक होम्योपैथिक हॉस्पिटल के लिए मैंने कहा है तो उसमें भी कामयाब हो रहा हूँ। फायर स्टेशन के लिए मैंने कहा फायर स्टेशन हमारी विधानसभा में बनाइए, जिससे कहीं पर भी अगर कोई दुर्घटना हो तो बहुत सुनियोजित तरीके से और पहले से तैयारी पूर्ण वो फायर की गाड़ियाँ वहाँ पहुँच सके। थानों को मैं महिलाओं की सुनने के लिए एक महिला पुलिस चौकी मैंने अपनी बना दी। इतना कर दिया कि कोई बड़ा काम मुझे नहीं लगता कि बैलेंस है। हो सकता है कोई सड़कें कुछ रह गई हो सकता है कोई पार्क रह गया हो, ये सब तो छोटी मोटी चीज़ें, इसको मैं कराऊंगा ही कराऊंगा। लेकिन कौन सा बड़ा काम, इसको मैं अभी बराबर सोच रहा हूँ, समझ नहीं पा रहा हूँ, क्योंकि पुल सारे बना दिए, पार्क मैंने सारे बना दिए, बड़े बड़े पार्क जो बंजर पड़े थे आज आप देखिए शास्त्री नगर सेंटर पार्क, अब तालाब में कौन ध्यान देता है आप बताइए। ऐसे काम मैंने किए जिनसे वोट नहीं मिलता। अब मामा तालाब मैंने बनाया, अभी उसमें और काम बाकी बराबर हो रहा है, तो अब इससे वोट थोड़ी मिलेगा। लेकिन मेरा मानना है कि मोदी जी और योगी जी से प्रेरणा लेकर के, अपने सांसद रमेश अवस्थी जी से प्रेरणा लेकर के, कि प्रत्येक काम मात्र वोट के लिए नहीं करना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। इसलिए हम प्राकृतिक जल संचयन पे काम कर रहे हैं, भूगर्भ जल संशोधित पे काम कर रहे हैं, वाटर लेवल पर मेंटेन रहे हम उसके लिए काम कर रहे हैं। हम पेड़ों को लगा रहे हैं, वृक्षों को लगा रहे हैं, केवल लगा नहीं रहे, संरक्षण और उसको पल्लवित करने की भी जिम्मेदारी हम अपने कार्यकर्ताओं को दे रहे हैं। तो इस प्रकार के कामों को कर रहे हैं, स्वास्थ्य शिक्षा को लेकर के भी, और काम ढूंढ रहे हैं। मैं आपके माध्यम से अपील करूँगा कि अगर हमारी
जनता को कोई सड़क, नाली, खड़ंजा, पार्क ये तो मैं करूँगा, ये तो वो देते हैं, करते हैं। अगर कोई और अद्भुत कुछ ऐसा कि मेरी विधानसभा, जैसे मैंने अभी तात्या टोपे नगर में करीब 14 करोड़ से ज़्यादा का एक बड़ा पार्क, आप पूरे कानपुर महानगर के 70 लाख की आबादी को उठाइए, पूरा भौगोलिक क्षेत्र 10 विधानसभा का उठाइए, पूरा आपको कानपुर महानगर में दावे के साथ कह रहा हूँ, एक भी पार्क आपको इतना बड़ा नहीं मिलेगा जितना बड़ा तात्या टोपे नगर में मैं पार्क दे रहा हूँ। केवल आप अगर ये साकेत नगर वाला, पराग डेयरी वाला, निराला नगर वाला मैदान छोड़ दीजिए, क्योंकि वो रेलवे की संपत्ति, आज नहीं तो कल वो चली जाएगी। फूल बाग हमारा है नहीं, कोई रैली हो किसी भी राजनीतिक दल की, या कोई सांस्कृतिक कार्यक्रम हो, कोई बड़ा आयोजन हो, आप कानपुर में कर नहीं सकते। हम कानपुर में नहीं करेंगे तो हम कानपुरियों के हाथ से वो आयोजन चला जाएगा, पता लगा लखनऊ चला जाएगा, कहीं इटावा, कहीं भी चला जाए। मैं नहीं कहता किसी से मुझे एलर्जी नहीं है, लेकिन कानपुर में क्यों ना हो। मैंने अपनी विधानसभा क्षेत्र में एकड़ों पड़ी जमीन, जहां पर ऊपर हाई टेंशन भी साइड से जा रहा है, और वो ज़मीन बेकार थी, जिसमें जब मुलायम सिंह यादव जी मुख्यमंत्री हुआ करते थे तो एक बार 40 लाख रुपए आया, मैं नाम नहीं लूँगा, वो 40 लाख रुपए शिफ्ट करके दूसरी विधानसभा में चला गया, और वो हमारी ज़मीन बंजर पड़ी रही। जब मैं विधायक हुआ तो मुझे ध्यान आया कि कैसे ये क्यों पड़ा है, तब मैंने उसका उपयोग किया, महाराज जी से बात करी, सदन में याचिका लगाई, और मुझे खुशी की टेंडर प्रक्रिया हो गई है। कानपुर का इतना बड़ा पार्क दूंगा कि आपके इस चैनल पे देखिएगा कि लोग बधाई देंगे कि इतना बड़ा पार्क पूरे कानपुरियों को प्राप्त हुआ। विधायक जी, हमारा आखिरी सवाल ये है कि समाजवादी पार्टी लगातार पीडीए का नारा देकर 2027 पे चुनाव की तैयारी कर रही है, वहीं अभी मुक्तेश्वरानंद जी को भी समाजवादी पार्टी ने उतार दिया है, तो क्या कहना चाहेंगे? हाँ देखिए, मतलब संत हैं, शंकराचार्य हैं, उन पर मैं कोई टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा, कुछ कहना नहीं चाहूँगा, लेकिन इतना ज़रूर कहना चाहूँगा कि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के लोगों से हमारे शंकराचार्य महाराज को भगवान ज़रूर बचाएं, क्योंकि शंकराचार्य जी मैं जानता हूँ वैसे बहुत विद्वान हैं, वो समझ रहे होंगे इन लोगों की चाल कि वो शंकराचार्य जी को आगे करके अपना एक असफल प्रयास, मैं कहूँगा सफल नहीं हो पाएंगे, असफल प्रयास जनता को भ्रमित करने में उनका उपयोग करने की सोच रहे होंगे, लेकिन वो शंकराचार्य विद्वान हैं, हमारे आस्था से जुड़े हुए लोग हैं, तो उनको वो भ्रमित नहीं कर पाएंगे, वो समाजवादी पार्टी और कांग्रेस की जाल में फंसेंगे नहीं। और जहाँ तक पीडीए की बात है, तो पीडीए जो वास्तविक है वो तो पीडीए आप भारतीय जनता पार्टी है। मोदी जी कौन है देखिए, बैकवर्ड है कि नहीं? नीतीश जी कौन है, बैकवर्ड है कि नहीं? हमारे रामनाथ कोविंद जी अनुसूचित हैं कि नहीं, जो राष्ट्रपति बनाए गए? द्रौपदी मुर्मू आदिवासी हैं कि नहीं? कहाँ का तो आप पीडीए, उनका मतलब केवल ये होता है कि उन्हीं के परिवार के सदस्य लोग, अगर कोई उन्हीं के परिवार का सदस्य सांसद है, विधायक है, तो अखिलेश जी उसको पीडीए कहेंगे। आप अगर अखिलेश जी की सरकार को पिछला उठा करके देखिए, अपना चैनल देख लीजिएगा, सब समाचार पत्र देख लीजिएगा, मैं अध्यक्ष था, बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूँ कि जिस समय युद्ध होता था, युद्ध मतलब इनके झगड़े होते थे समाजवादी पार्टी की सरकार में, तो हमारे मुस्लिम भाई और यादव भाई, इन दोनों में झगड़ा होता था, तो यादव भाइयों को हमेशा पीटा जाता था, हमेशा यादव भाइयों के ऊपर अत्याचार होता था। आज याद करेंगे, जो याद करते हैं हमारे यादव भाई, वो उस कालखंड को याद करते हैं कि मुस्लिम भाइयों का उस समय सरकार में, जबकि एक सरकार का, सूबे के सूबेदार का नैतिक कर्तव्य होता है कि वो सूबे के प्रत्येक व्यक्ति को सुरक्षा दे, कानून के अंतर्गत उसको न्याय दे, लेकिन ये यादव भाइयों को भी पिटवा देते थे। आप समाजवादी पार्टी का कार्यकाल उठाइए, अनुसूचित भाइयों पे जबरदस्ती मुकदमे लाए होते थे, पीटते थे, जेलों में डाल देते थे, अराजकता का भीषण माहौल था। तो ये पीडीए के नाम पे धोखा देने में सोच रहे हैं कि सफल हो जाएंगे, नहीं हो पाएंगे, क्योंकि इनको आदत पड़ गई है पिछले 2024 में लोकसभा के चुनाव में, इनको आदत ये पड़ गई कि हम एक संविधान की किताब रख करके कुछ समय के लिए लोगों को भ्रमित कर सकते हैं, और उस समय उन्होंने भ्रमित कर लिया, कुछ वोट पा गए, तो इनको लगता है कि अब फ्रॉड वाला फार्मूला ही सफल होगा। तो ये फ्रॉड वाला फार्मूला सफल इसलिए नहीं होगा कि संवैधानिक पुस्तक को लेकर बाबा साहब का अपमान करते हुए गली गली सड़क सड़क घूम रहे थे, और इन्होंने निश्चित रूप से कुछ सीटें प्रभावित की, लेकिन परिणाम क्या हुआ? महाराष्ट्र में सरकार बनी, हमारी फिर हरियाणा में सरकार बनी, बिहार में सरकार बनी, पश्चिम बंगाल में सरकार बनी। लोगों ने बता दिया कि आप जो बेवकूफ़ समझते हो, हम बेवकूफ़ नहीं हैं, लोग आजकल पढ़े लिखे हैं और लोग इनकी बातों में आने वाले नहीं। आज समय वो है, पहले समय हुआ करता था कि जब एक प्रधान पूरे गांव को समेटता था और वोट कहता था फला पार्टी को, तो उसको देता था। आज पिता किसी को वोट देता है और पुत्र किसी को वोट देता है। इतनी अवेयरनेस, इतनी जागरूकता लोगों में है, इसलिए ये इसमें सफल नहीं होंगे। और वास्तविक जो पीडीए है वो भारतीय जनता पार्टी है। मोदी जी से उठाकर शुरू करिए, आप नीचे योगी जी से लेके हमारे संगठन तक, पंकज चौधरी जी क्या हैं,
आप देखिए क्या पिछड़े नहीं हैं। धर्मपाल जी भाई साहब क्या हैं, हमारे यहाँ पूरा मंत्रियों का आप पूरा काका उठा के देखिए। अभी मंत्रिमंडलों का जो विस्तार हुआ उस पर देखिए, क्या ब्राह्मण, क्या ठाकुर, क्या वैश्य, क्या अनुसूचित, क्या आदिवासी, क्या पिछड़े, सबका समायोजन। हमारा मूल मंत्र है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। पर ये धोखा देके इनका पीढ़ी केवल एक परिवार तक है। इनके यहाँ कार्यकर्ताओं की कोई वक़्त नहीं है। इनके यहाँ केवल ये वो कार्यकर्ता ढूंढते हैं जो गुंडई करे, जो माफिया बने। और इनको पता है कि योगी जी का शासन है, बड़े बड़े माफिया। आपने उस समय देखा होगा कि मुख्तार अंसारी कैसे गाजीपुर में एक हत्या करता और AK-56 राइफल कंधे पर रखकर जिप्सी पर चढ़ के फ़ोटो खिंचाता है, और वो फ़ोटो पूरे प्रदेश के समाचार पत्रों की हेडलाइन होती, जैसे कोई अमिताभ बच्चन हो, कोई बड़ा भारी, कोई बम्बई का हीरो हो। आज देखिए सब मट्टी में मिल गए। कितना आतंक था। एक मुख्यमंत्री की हिम्मत नहीं होती थी कि वो इस भूमाफियाओं को या इन गुंडों को या इन माफियाओं को वो आंख भी दिखा सके, इतनी हिम्मत नहीं होती थी। और आज उत्तर प्रदेश में गुंडे छोड़ के चले गए हैं, और यह उनका जो भी हाल है कानून के अंतर्गत विधि सम्मत, वो उनका आप सबको देखने को मिल रहा होगा। इसीलिए आज 42 लाख करोड़ रुपए से ज़्यादा का निवेश हो रहा है। रोजगार के साधन आ रहे हैं, नौकरियों के साधन आ रहे हैं। 9 लाख से ज़्यादा सरकारी सर्विस हम लोगों ने नियुक्ति पत्र बांट के सार्वजनिक रूप से उत्तर प्रदेश के नौजवानों को दी है। और 3 करोड़ से ज़्यादा हमने नौजवान भैया बहनों को, महिलाओं को, चाहे वो उनके रुचि के अनुसार, चाहे MSME के माध्यम से, चाहे जिला उद्योग केंद्र के माध्यम से, चाहे रोजगार के मेले के माध्यम से, 3 करोड़ के ऊपर जो हमारे पास आंकड़े हैं सरकारी, उस आधार पर हमने उनको रोजगार और नौकरी के साधन दिए। लोगों का, नौजवानों का इंटरेस्ट जागृत किया है, अवेयरनेस किया है कि नौकरी की जगह वो नौकरी देने वाले, मांगने वाले की जगह देने वाले बन रहे हैं। आज आप देखिए कितने लोगों को, मैं 5 लाख रुपये मैंने दिया, बहुत सारे लोगों को दिलाया, मेरे पास लिस्ट है, कि जो अपना व्यापार कर रहे हैं और अपने व्यापार के कारण 1-2 लोगों को और अपने साथ नौकरी भी दे रहे हैं। तो हमारी जो पॉलिसी है, सरकार एक तरफ अपनी योजनाओं से लोगों को लाभान्वित भी कर रही है, तो दूसरी तरफ कानून व्यवस्था के आधार पर उत्तर प्रदेश में निवेश करके नौकरी और हमारे रोजगार के संसाधन का सृजन भी कर रही है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ कानपुर जनपद की गोविंद नगर विधानसभा से विधायक सुरेंद्र मैथानी जी।